जय हिंद साथियों, आपके बीच लेकर के आया हूं 50 क्वेश्चन साइंस का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए इसको, बेहतरीन जो है आपका कंटेंट है ये एग्जाम के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिहार के एग्जाम में पूछा गया है, उसे लेकर के आया हूं मैं। और आप देखिए इसको और समझने का कोशिश कीजिए और अपना से इसको लगाने का भी कोशिश कीजिए कि कितना सही होता है, ताकि आप अपने आप को जांच सके कि मेरा साइंस में क्या करेज है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है कि कौन सी मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो मृदा को सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है तो कौन सा नहीं है? फसल चक्र। भाई फसल चक्र तो चाहिए ही, तभी तो मृदा का सुधार होगा। फसल चक्र में होता क्या है कि फसल चक्र में होता है कि अल्टरनेट जो है फसल बुआई की जाती है। तो अल्टरनेट होगा, जैसे अब गेहूं के खेती के बाद क्या होता है, मूंग की खेती लगाई जाती है, दलहन की फसल की जाती है। तो उससे क्या होगा, फसल चक्र में तो ही आता है। तो उससे क्या होगा, हमारे खेतों की क्या होगी, उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। मिश्रित कृषि, तो मिश्रित कृषि वह होता है जिसमें हम फसल भी लगाते हैं और जानते होंगे कि अगर नुकसान हो जाता है फसल में तो फसल के साथ आप पशुपालन भी किया जाता है मिश्रित कृषि में। तो किसी वक्त जो है अगर फसल में हानि होती है तो फसल पशुपालन इसलिए किया जाता है ताकि वहां से दूध वगैरह ये सब का सेलिंग करके और वो अपना कमी को पूरा कर सकता है। इसलिए मिश्रित कृषि क्या, बहुफसली कृषि क्या होता है, इसमें होता है कि सालों भर क्या किया जाता है, एक ही खेतों में जो है आपको बदल बदल करके आपको फसल उगाया जाता है ना। तो ये होता है मिश्रित खेती। और झूम कृषि जो होता है, झूम कृषि होता है क्या कि उस जमीन पर किया जाता है कि वहां के जंगलों को काट करके और आग लगा करके जला दिया जाता है और उसी से जो राख बनता है उससे उर्वरा शक्ति उसकी मिलती है और वहां पर किया जाता है। तो ये ज्यादातर के पूर्वी क्षेत्रों में किया जाता है, भारत के पूर्वी राज्यों में किया जाता है। और ये स्थानांतरण कृषि के रूप में भी जाना जाता है। जब वहां की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाते हैं वहां के किसान और वो दूसरे जगह खेती करने के लिए चले जाते हैं। तो ये है झूम कृषि जो मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है, झूम कृषि। ठीक है, अगला ये बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट जनक के रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ से जो बनाए जाते हैं खाद, तो उस वर्मी कंपोस्ट का जनक कौन सा जिला माना जाता है बिहार का? तो बिहार का वह जिला कौन सा है? बेगूसराय है। कौन सा है? बेगूसराय है। अगला देखिए, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? मादा युग्मक को क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं, जैसे जाइगोट, अंडाणु, ओवम, शुक्राणु, स्पर्म, भ्रूण, एम्ब्रॉय, क्या कहते हैं? मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो युग्मनज जो होते हैं, तो युग्मनज क्या होते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु में जो मिल करके दोनों निर्माण करते हैं, तो सम्मिलित रूप से उसको क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। ओवम जो होते हैं वो मानव शरीर कोशिका में सबसे बड़ा होते हैं। मानव का सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है? यही अंडाणु होता है। ठीक है, और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होता है शुक्राणु, जिसे स्पर्म बोलते हैं। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? स्पर्म होता है। ठीक है, जो किसमें पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। तो यहां पर आपको मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? तो मादा युग्मक को कहा जाता है क्या जी? अंडाणु। क्या कहा जाता है? अंडाणु कहा जाता है। मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? अंडाणु कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? सिगरेट लाइटर जो होता है, लाइटर जलाने वाला जो होता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? ब्यूटेन गैस भरी होती है। अगला देखिए, रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो रेडियो
रेडियोधर्मिता की खोज जो है, रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। ठीक है, अगला देखिए, सूरज के उगने से पहले, सूरज उगते हैं उससे पहले और सूरज डूबते हैं उसके बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण क्या है? भाई सूरज जब उगता है उस समय जो प्रकाश दिखाई देता है और डूबता है उस समय भी प्रकाश दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि वो प्रकाश को लंबी दूरी तय करना पड़ता है और जिस कारण से वह क्या होता है, लाल दिखाई भी देता है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही लाल दिखाई देता है। अगला देखिए, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में प्रतिबिंब निम्न से कहां बनता है? जो प्रतिबिंब होता है वह कहां बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में जो होता है, दूरदृष्टि दोष में जो होते हैं रेटिना के पीछे बनते हैं। कहां बनते हैं? रेटिना के पीछे बनते हैं। तो क्या हो जाएगा? रेटिना के पीछे हो जाएगा, है ना। और वही निकट दृष्टि दोष में जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेटिना के आगे बनते हैं। निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे हो जाएगा और दूर दृष्टि में क्या होगा? पीछे हो जाएगा। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष को जो है दूर किया जाता है किस लेंस के जरिए? तो उत्तल लेंस से जो है दूर दृष्टि को दूर किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को जो है अवतल लेंस से अलग किया जाता है। अगला देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जिसे एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिव करेंट, और दिष्ट धारा डायरेक्ट करेंट को बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर का, रेक्टिफायर का, इन्वर्टर का, इंडक्टर का, क्या चीज का? तो रेक्टिफायर का जो है प्रयोग हम किस में करते हैं? एसी से डीसी में बदलने के लिए। ठीक है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। और ट्रांसफार्मर का काम क्या करता है? इसको वोल्टेज को कम बेसी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का। तो वोल्टेज को कम बेसी करने का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर। ठीक है, और रेक्टिफायर जो होते हैं एसी को डीसी में बदलने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? ठीक है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? संयोजक इलेक्ट्रॉनों पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर, परमाणु आकार पर। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के क्या किधर होता है? बाहर होता है। तो बाहर होने के कारण क्या करता है? रासायनिक प्रक्रिया करता है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया करता है तो क्या हो गया? सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों, सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला देखिए, भाप अंगार गैस, वाटर गैस, इन दो गैसों का मिश्रण है। भाप अंगार गैस जो होते हैं वो किस गैसों का मिश्रण है? किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का? नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, CO प्लस H2 का। ठीक है, CO प्लस H2 का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है वाटर गैस जो है मिश्रण है। अगला देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है मनाते हैं किस दिन? तो 29 जून को मनाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 जून को। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो है आपका दिवस है जिसे याद कर लेंगे, जैसे पृथ्वी दिवस हो गया, ओजोन दिवस हो गया, ये सब चीजों को याद कर लेंगे
कैंसर दिवस हो गया, है ना, आपका टीबी दिवस हो गया, ये सब बहुत बार पूछा गया है ना। तो कब मनाते हैं उसे जो है याद कर लेंगे, अच्छा रहेगा। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का पूछा गया है कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल, है ना, कहाँ है? पश्चिम बंगाल। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, बांधवगढ़। नागार्जुन श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये आपको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तेलंगाना से ही, आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ है। तेलंगाना के सीमाओं पर है। कहाँ है? सीमाओं पर, ठीक है, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम, ठीक है। तो इसी को जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का, ठीक है। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में, सबसे पुराना, उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। ये सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है जो उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये आ गया नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सीमा पर है, ठीक है। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछा गया है? तो ये है आपका पूर्वी चंपारण। कहाँ है? पूर्वी चंपारण। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम शेखपुरा का है, शेखपुरा का है ग्रामीण जनसंख्या। क्या है? सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। सबसे कहाँ है? शेखपुरा में कम है, सबसे कम। देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव द्रव्यमान, देखिए यहां जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। यहां पर जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं पूछा गया है। यहां पर सबसे पहला काम है आपका नहीं है इसको इंगित करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत मारेंगे। तो सबसे पहले नहीं है उसको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो जैविक ऊर्जा में कौन आता है? लकड़ी आ जाएगा, गोबर गैस आ जाएगा, कोयला आ जाएगा। परमाणु ऊर्जा क्या आएगा? नॉन रिन्यूएबल में आता है ये, है ना। ये जो है नॉन रिन्यूएबल में आता है। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा, क्योंकि कोयला तो जैविक में आ गया, गोबर गैस जैविक में आ गया, लकड़ी जैविक में आ गया, ठीक है। तो ये आपका परमाणु ऊर्जा जो है यह नहीं आएगा, ठीक है। अगला देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त ईंधन, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? कोयला है, परमाणु ऊर्जा है तो उसमें कोयला आएगा? नहीं। पेट्रोल है? नहीं। यूरेनियम? हाँ, यूरेनियम है। लकड़ी? नहीं होगा, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? यूरेनियम है, ठीक है। तेल पानी में क्यों नहीं मिलता? मतलब भाई उसमें घुल जाना चाहिए ना तेल को, पानी में क्यों नहीं मिलता है? क्या कारण है जो नहीं मिलता है? तब पानी क्या होता है? पानी ध्रुवीय होता है,
पानी क्या होता है? ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय होता है, ठीक है। और तेल जो होता है, तेल अध्रुवीय होता है, ठीक है। पानी का घनत्व ज्यादा होता है, पानी का घनत्व ज्यादा होता है, है ना, और इसका घनत्व कम होता है, इसलिए पानी में यह नहीं मिलता है, पानी पर क्या होता है? तैरता है। तो इसलिए देखिएगा कि तेल जब पानी पर छिड़का जाता है, अगर आग लगाइए तो क्या होता है? आग लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी के ऊपर ही रहता है, पानी में घुलता नहीं है। तो तेल अध्रुवीय है और पानी क्या है? ध्रुवीय है। इस चीज को ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखें। तारक रश्मियां निकलती है, पहले ये तो समझिए कि तारक रश्मियां है क्या। तारक काय छोड़ दिया, तारक रश्मियां पूछ दिया। तो तारक रश्मियां, इसको बोला जाता है, तारक काय को सेंट्रोसोम बोला जाता है, ठीक है। सेंट्रोसोम बोला जाता है तारक काय को, जो कोशिका विभाजन का कार्य करता है। तो इसी से जो है, सेंट्रोसोम से तारक रश्मियां निकलती है ना। तो किससे निकलती है? कोशिका के अंदर पाए जाते हैं तारकाय, जो सेंट्रोसोम होते हैं, वो कोशिका विभाजन का कार्य करते हैं। तो यही है तारकाय, इसी से तारक रश्मियां निकलती है, ठीक है। कोशिका द्रव तो कोशिका के अंदर ही पाया जाता है, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सूर्य द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य जो विकृत करता है ऊर्जा, उसका क्या कारण है? तो सूर्य जो विकृत करती है ऊर्जा, उसका एक कारण है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। तो सूर्य द्वारा विकृत ऊर्जा में भी क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। और सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन बम भी जो है नाभिकीय संलयन के कारण ही ऊर्जा मिलता है। तो इस चीज को याद रखेंगे, नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन। और देखिए, और नाभिकीय विखंडन जो होता है वो परमाणु बम में होता है। परमाणु बम में जो ऊर्जा मिलता है, नाभिकीय विखंडन के कारण मिलता है, ठीक है। अगला देखिए, गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है, यहां देखिए फिर नहीं आ गया, नहीं करती है, वह कौन सा है? ठीक है, गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को, जो मौसम में परिवर्तन होता है उसको प्रभावित नहीं करता है, कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भाई क्या करेगा? वो तो जीवन के लिए अच्छा है। कार्बन डाइऑक्साइड, यह जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, मौसम परिवर्तन लाएगा। मीथेन, ये भी उसी में आता है। जल वाष्प, ये भी जो है ग्लोबल वार्मिंग में जो है साथ देता है। तो भैया ऑक्सीजन ही तो है एक, जो मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? भाई थायरोक्सिन जो स्रावित होता है वो गला के नीचे पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि। तो थायरोक्सिन को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, वह कौन सा हार्मोन है उसको बताइए। तो कौन है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन है जो उत्तेजित करता है उसको, थायरोक्सिन को स्रावित करने में। थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है थायरोक्सिन स्रावित करने में।
भारत में गंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत में गंगा डॉल्फिन है ना के संरक्षण हेतु स्थापित विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है किस नदी तंत्र और किस जिले में स्थित है? वह कौन सा नदी तंत्र है और बिहार का कौन सा जिला है जो संबंधित है इससे? गंडक नदी तंत्र पटना नहीं, कोसी नदी तंत्र भागलपुर, कोसी पर तो नहीं, गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र भागलपुर बिहार, क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी भागलपुर में है। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र भागलपुर बिहार होगा। ठीक है, भारत में गंगा डॉल्फिन के संरक्षण हेतु तो स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य जिसे प्रवासी पक्षियों के प्रमुख आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता है? हम बताए हैं, पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो बिहार के जमुई जिले में है और यह भी क्या है, रामसर साइट में शामिल है, और दोनों क्या है, पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में है और यह कहाँ है, बिहार में। ठीक है, नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, बिहार में। अगला देखिए, अगला है आपका डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यही है इसका पूर्ण रूप डीएनए का। ठीक है, डीएनए कहां पाया जाता है, केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और ये डीएनए के अंदर जो है जीन होते हैं जो आनुवंशिकता का क्या है, आधार है। अगला देखिए, अवतल लेंस को डैश लेंस माना जाता है। तो अवतल लेंस को क्या माना जाता है, अपसारी लेंस माना जाता है, अपसारी लेंस माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, अपसारी लेंस माना जाता है। तो अपसारी क्या है, ये है, अपसारी लेंस माना जाता है। वही उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस बोला जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस बोला जाता है। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी। ठीक है, अगला देखिए, पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है जो डैश को पाचन करता है। तो ये पेप्सिन जो होते हैं वो पाचन करती है कौन चीज का, प्रोटीन का। क्या करती है, प्रोटीन का पाचन करती है। ठीक है, और स्टार्च का पाचन तो लार करता है। ठीक है, और ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में तब्दील होता है। और लैक्टोज जो है, लैक्टेज जो होते हैं वो लैक्टोज को तोड़ते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए, किसे औषधीय पौधा माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे औषधीय पौधा माना जाता है? तो औषधीय पौधा कौन होगा, साल, सागौन, नीम। ये तो है नीम को औषधीय पौधा माना जाता है, क्योंकि नीम का पेड़ जो होता है बहुत औषधियों में उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे औषधीय पौधा माना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग गलत सुमेलित है। देखिए, हमने एक कोशिका अंग का वीडियो बनाया है, जो छोटा छोटा वीडियो बना करके डाले हैं कंटेंट में। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप जा करके देखिए। उस कंटेंट में कोशिका अंग के बारे में मैंने एक एक करके अलग अलग बनाया है वीडियो, छोटा छोटा वीडियो है, आप देख सकते हैं और अच्छा से समझाया गया है। देखिए कि कौन सा कोशिका अंग गलत है, सुमेलित है। यहाँ पर गलत सुमेलित, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, गलत सुमेलित है। तो लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये कहा जाता है। क्यों? जब कोशिका के अंदर जो है कोई पार्ट काम करना बंद कर देता है तो क्या करता है, लाइसोसोम फट जाता है और वो क्या करता है, उसको भक्षण का काम कर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस का कहा जाता है क्योंकि बिजली घर का काम करता है। ये पूरे कोशिका के अंदर क्या करता है, बिजली देने का कार्य करता है, पावर देने का कार्य करता है। रसधानी, रसधानी जो है संग्राहक थैलिक है। इसमें जो है पानी वगैरह क्या होता है, वैक्यूल बोला जाता है इसे। पानी वगैरह संग्रह करके, खनिज लवण वगैरह संग्रह करके ये रखता है, रसधानी। तो ये भी सही है, ये भी सही है। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली बोला जाता है। प्लाज्मा झिल्ली को ही क्या बोला जाता है, इसी को भी कोशिका झिल्ली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, तो घबराएंगे नहीं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली अगर बोले तो एक ही है। और एक कोशिका का क्या करता है, रक्षक का कार्य करता है। तो ये भी तो सही है। गलत कौन है, तो इनमें से कोई नहीं गलत है क्योंकि सब अपने अपने जगह पर सही है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अगला देखिए, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जो श्वास लेने में वाली जो सभी तंत्र है, श्वास नली, ट्रैकिया जो हमारे गला के नीचे पाया जाता है, जो ये लंबा सा भाग होता है सांस लेने वाले में, तो और फेफड़े डायफ्राम से बना होता है, डायफ्राम से बना होता है। ठीक है, डायफ्राम से जुड़ा होता है। वही तो सांस लेने में हमें क्या करता है, मदद करता है। अगला देखिए, उस सिद्धांत की खोज किसने की जिसने बताया कि किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव, उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। कौन होगा, आर्किमेडीज। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदीप्ति की एसआई इकाई है, एसआई इकाई है कौन सी, तो कौन सी है, वाट, वाट तो शक्ति का है। लक्स, लक्स प्रदीप्ति का है। किसका है, प्रदीप्ति का है। ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का है। जूल तो ऊर्जा का है। ठीक है, ऊर्जा का है। तो ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन है, लक्स प्रदीप्ति का है, वाट शक्ति का है। तो ये है। पानी को क्लोरीन से उपचारित क्यों किया जाता है, क्लोरीन मिलाकर के पानी को जो है साफ किया जाता है, ये पानी किया जाता है। क्यों किया जाता है, पानी को रंग बदल के। पानी का रंग होता है, नहीं होता, ये तो कहानी खत्म है। पानी को मीठा बनाने के लिए, क्यों भाई मीठा बनाएगा, नहीं बनाएगा। हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, पानी को क्लोरीन मिलाया जाता है, क्यों, रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। सूची है। अब इसी तरह के ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हल्का हल्का ही रहता है, बट कि आपको इस तरह के बना देता है तो टफ लगने लगता है। बट इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसे मिलाने का कोशिश करें।
जैसे न्यूटन है, तो न्यूटन क्या किए थे? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे। आर्किमिडीज क्या क्या किए थे? तो अभी बताएं, आर्किमिडीज क्या किए थे? प्लावन बल का सिद्धांत दिए थे, तो 4 हो गया। डार्विन क्या दिए थे? उत्क्रांति का सिद्धांत दिए थे, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल दिया था, नाभिक का मॉडल दिया था, कौन? ये तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 ए में है, 2 4 1 3, ठीक है। तो ये हो गया, इसका क्या हो गया? ये हो गया। आर्किमिडीज ये हो गया। डार्विन उत्क्रांति का सिद्धांत, रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल दिया था। मानव शरीर के भीतर रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हमारे शरीर में जो है कौन ऐसा चीज है जिसके कारण हमारा ब्लड नहीं जमता है? ठीक है, तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के कारण तो रक्त का रंग जो है लाल होता है। रक्त क्या होता है? लाल होता है। हिपैरिन के कारण नहीं जमता है, इसी के कारण नहीं जमता है, ठीक है। हिपैरिन के कारण, इसके कारण नहीं जमता है। फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बिन ये सब तो क्या करता है? मदद करता है जमने में। क्या करता है? मदद करता है जमने में। तो क्या हो जाएगा इसका? हिपैरिन जो है उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हिपैरिन, ठीक है। फाइब्रिनोजिन, थ्रोम्बिन ये सब तो मदद करता है हमारे जमने में। पूछा गया है नहीं जमता है, तो नहीं जमता है हिपैरिन के कारण। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यहां पर समझिएगा, ब्रह्मांड में पूछा गया है, तो यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो कौन है? हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन। और पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन, जो लगभग 46.6% जो है पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। तो आपसे पूछा है पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन, ठीक है। अगर वायुमंडल में पूछा जाएगा, वायुमंडल में, ये सब ध्यान रखें जो लिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब पूछा जाता है, ये सब ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा कौन है? तो ऑक्सीजन है, जो 40% लगभग ये पाया जाता है। लेकिन ऑक्सीजन कितना होता है? 21 होता है। पृथ्वी की सतह पर पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट पाया जाता है, तो सारे तत्वों में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, 46.6% पाया जाता है। और नाइट्रोजन कितना? ये वायुमंडल में जो है 78% होता है, ठीक है। जी हाँ, आगे देखिए। निम्न से किस नदी को तेल नदी, ऑयल रिवर नाम से जाना जाता है? यहाँ तेल नदी की पूछा गया है, तो तेल नदी जो है अफ्रीका का एक नदी है, ठीक है, नाइजर नदी, जो वहां पर तार का तेल निकाल करके और नाइजर नदी के सहारे भेजा जाता था, ठीक है। इसीलिए जो है वो नाइजर नदी को जो है तेल नदी के नाम से जाना जाता है। और लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को क्या करता है? मकर रेखा को 2 बार काटता है, 2 बार काटता है, ठीक है। मकर रेखा को 2 बार काटता है लिम्पोपो नदी, ठीक है। जायरे नदी भी एक अफ्रीका का ही नदी है। और नील नदी है जो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका के विक्टोरिया झील से, कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से ही निकलती है। और कहां जाकर गिरती है? भूमध्य
भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, सबसे लंबी यही नदी है जो भूमध्य सागर में विक्टोरिया से निकल करके और वो भूमध्य सागर में जो है जाती है। ठीक है, तो ये है आपका नदी। ठीक है, तो ये सब जो लिख रहे हैं वो सब ध्यान रखेंगे, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए, जैसे बुलेट प्रूफ पदार्थ जो भी बनते हैं, जैकेट बनता है सेना उना के लिए, और भी चीज बनता है बुलेट प्रूफ पदार्थ, वो निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ठीक है, कई बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पॉलीएमाइड जो है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है, पॉलीएमाइड का। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, लीवर बोलते हैं इसको। ठीक है ना, लीवर ही ना पित्त रस का निर्माण करता है। ठीक है, जो कि वसा को पचाने में मदद करता है, पित्त रस। अग्नाशय, इसको पैनक्रियाज बोलते हैं, यह अमाशय के पीछे होता है पैनक्रियाज। ठीक है, अमाशय के पीछे पे अग्नाशय होता है। थायराइड तो गला के में होता है, गला के नीचे। अमीनो अम्ल का बहुलक कौन सा होता है? अमीनो अम्ल का बहुलक कौन सा आता है? लगभग 20 अमीनो अम्ल मिल करके क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, है ना। 20 अमीनो अम्ल मिल करके क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ठीक है। और वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन कौन करता है? अभी बताए कि लीवर से जो पित्त रस निकलता है, वसा को क्या करता है? तोड़ता है। ठीक है, अगला देखिए, प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? यहाँ प्राश्रव्य ध्वनि है, उसको जो है उपयोग क्या है? प्राश्रव्य ध्वनि कितना से कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, जिसे हमारा कान क्या करता है? मानव नहीं सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, जो हमारा कान नहीं सुन सकता है। और इसको क्या करते हैं? सोनार जैसे जो समुद्री में जो भेजा जाता है संकेत, तो इसी सब के माध्यम से जो है पता किया जाता है, प्राश्रव्य ध्वनि के माध्यम से। ठीक है, तो ये समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ियों के जो सूक्ष्म चीजें होते हैं उसको जो है पुर्जे को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। संकेत भेजने में, तभी बोले तो संकेत भेजा जाता है, सिग्नल भेजा जाता है इसके माध्यम से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी होगा, उपयुक्त सभी होगा। अगला देखिए, मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका जो होता है उसका कारण क्या है? तो मृग मरीचिका जो होता है, जैसे रेगिस्तानी एरिया होता है या आप पिच वाला जो रोड होता है उस पर आपको लगेगा कि आगे पानी है, तो उस तरह, तो उसमें क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं, यहां नहीं पूछा गया है, फिर देखिए, नहीं होती है। घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है, तो कौन सी घटना नहीं होती है? प्रकाश का ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा ही रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, या नहीं पूछा गया। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन
बिल्कुल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कार्बोहाइड्रेट में चयन होता है, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण यही नहीं होता है, ठीक है, यही नहीं होता है। और क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, भाई क्लोरोफिल है तभी तो प्रकाश ऊर्जा को जो अवशोषित करेगा, तब ना भोजन बनेगा पौधे में। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण ये तो है ही। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक है। पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? पॉलीकॉट जो होता है, पॉलिस्टर एक मजबूत पदार्थ होता है और कपास एक सॉफ्ट पदार्थ होता है, ये दोनों को मिलाने के पर कहते हैं पॉलीकॉट कहते हैं, ठीक है। पॉलिस्टर और कपास के किस ईंधन निम्नलिखित ईंधनों में से किसका उष्मीय मान सर्वाधिक होता है और यह उच्च ऊर्जा दक्षता वाले ईंधन के रूप में उपयुक्त बनाता है, अच्छा ईंधन के रूप में उपयुक्त बनाता है? कौन होता है? तो एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का होता है, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये होता है। परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं परमाणु के नाभिक के। बाहर से तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। गोताखोरी द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाया जाता है? हीलियम ले जाता है मिला करके ऑक्सीजन के साथ। किस गैस को मिश्रित किया जाता है? किसको ले जाता है? हीलियम को ले जाता है, ठीक है। किस गैस को ले जाता है गोताखोर? हीलियम को ले जाता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम को ले जाता है। अगला देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? अरे हमारा जो मस्तिष्क है उसका कौन सा भाग जो सोचने का काम करता है? तो सोचने के काम जो है अग्र मस्तिष्क करता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क हमारा सोचने का काम करता है। मध्य मस्तिष्क जो है क्या करता है? नियंत्रण करता है ना। क्या करता है? ये नियंत्रण करने का कार्य करता है, ठीक है। अगला देखिए, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसको पचाता है? तो मंड को पचाता है, मंड को पचाता है यानी स्टार्च को पचाता है, ये ना होगा। लार जो हमारे मुख में पाए जाते हैं वो किसको पचाती है? तो स्टार्च यानी मंड को पचाता है। प्रोटीन को तो पेप्सिन हो गया, प्रोटीन को पचाता है। वसा को क्या करता है? पेप्सिन हो गया ये। और वसा को तो बाइल जूस, जिसे पित्त रस बोलते हैं, पित्त रस बोलते हैं, ठीक है, पित्त रस बोलते हैं। पित्त रस कहां से निकलता है? लीवर से निकलता है। तो ये वसा को तोड़ता है, प्रोटीन को पेप्सिन तोड़ता है, और विटामिन तो हमारा क्या हो गया? वो बीमारियों से लड़ने का एक साधन है। मिलान करना है। H2O क्या होगा? जल। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन O2, NaCl नमक। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो जाएगा, ठीक है। अमेजन नदी किस देश में बहती है? अमेजन नदी है जो नील की बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। नील नदी के बाद जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है, और अफवाह की दृष्टि से यह सबसे चौड़ी
नदी भी जाना जाता है, लंबी चौड़ी नदी जाना जाता है। यह ब्राजील एक देश है आपका जहाँ यह बहती है और ये दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील देश है, वहाँ पर यह बहती है। ठीक है, अमेजन नदी। ठीक है, तो ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी बीमारियां वायरस के कारण होती है? कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है उसको जानिए। ठीक है, तो वायरस के कारण जो होती है, वायरस के कारण पूछा गया है, तो वायरस के कारण कौन कौन होता है? पहला जानिए, डेंगू, खसरा, पोलियो। डेंगू तो वायरस से ही होता है, खसरा भी वायरस से होता है और पोलियो भी वायरस से होता है। तो ये तो इसका पहला ही आंसर निकल गया, डेंगू, खसरा और पोलियो ये वायरस से होता है। हैजा, हैजा तो भाई बैक्टीरिया से होता है, ये तो कट गया, ये तो बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक, टीबी, टाइफाइड ये भी बैक्टीरिया से होने वाला है, इसमें टोटल है बैक्टीरिया से होने वाला। ठीक है, मलेरिया, मलेरिया तो किससे होता है? परजीवी से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। पेचिस ये भी जो है क्या है? परजीवी से है, तो ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा? डेंगू, खसरा, पोलियो ये किससे है? वायरस से होने वाला। अल्सर भी क्या है? बैक्टीरिया से होने वाला है, ये तो खत्म हो गया, केवल वायरस से पूछा गया था। तो डेंगू, खसरा, पोलियो ये वायरस से होने वाला। तो ये था आपका बहुत ही बेहतरीन साइंस का क्वेश्चन, जो आप देखें और समझने का कोशिश करें। ठीक है, और अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें ताकि हमें भी बनाने में अच्छा लगे।